Excuses make today easy, but tomorrow harder. Excuses make today easy, but tomorrow harder. But discipline makes today hard, but tomorrow easier. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Indian Constitution of India, I have discussed वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद ट्रिक्स। मैंने बहुत सारे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कई टॉपिक आपको ट्रिक के साथ लर्न भी करवाए थे। इवन मैंने इसके आर्टिकल्स को भी आपको लर्न करवाया था बाय यूजिंग ट्रिक्स। तो आज मैं उन्हीं आर्टिकल्स को जो मैंने आपको ट्रिक से लर्न करवाए थे 22 पार्ट्स, मैंने उसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी आपको। तो आज मैं उन्हीं को खोल के बताने वाली हूँ। अलग अलग पार्ट्स को मैं अलग अलग डिस्कस करने वाली हूँ। टुडे आई विल डिस्कस विद द पार्ट 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टोटल 22 पार्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर टोटल मिला के आपको 22 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। और इन्हीं 22 पार्ट्स का जब मैंने आपको याद भी करवाया था कि जब पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 जो है वो देश और यूटीज की बात करता है, यूनियन एंड स्टेट्स एंड इट्स यूटीज की बात करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पार्ट 1 की बात करता है तो वो बात करता है कि हमारे स्टेट के अंदर, हमारे देश के अंदर कितने राज्य हैं, कितनी यूटीज हैं और उनका गठन कैसे हुआ है। और इसके संबंध में मैंने आपसे ये भी बताया था कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक यदि आप देखेंगे तो दे आर डीलिंग विद द स्टेट्स एंड यूटीज। यदि पार्ट 1 मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक शामिल होंगे और ये हमारे स्टेट्स और यूटीज की बात करेगा कि कौन कौन सी स्टेट्स का एग्जिस्टेंस कैसे कैसे हुआ है और उसका कितना एरिया है और वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई है। और इसके लिए पार्ट 1 में मैंने आपको बताया आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। तो इसको आज हम जब अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आर्टिकल 1, यदि हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो आर्टिकल 1 के अंदर ये बताया गया है कि नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन, कि उनकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके नेम के बारे में, उनका कितना कितना एरिया है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 1 के अंदर। तो अनुच्छेद 1 जो है वो जितने भी राज्य हमारे देश के अंदर हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इन आवर कंट्री देयर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। मैंने आपको बताया था कि टोटल मिला के 28 राज्य है और 8 क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलती हैं। तो यदि इन स्टेट्स और यूटीज की बात करते हैं तो इनके जो नाम है और इनका जो क्षेत्र, कितना एरिया इन्होंने घेरा हुआ है, उन सब के बारे में आपको आर्टिकल 1 के अंदर, अनुच्छेद 1 के अंदर बताया गया है। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 2, यदि हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं, दैट इज डिस्कसिंग अबाउट द एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये बताते हैं कि यदि हमारे देश के द्वारा कोई नई टेरिटरी पर कब्जा कर लिया जाता है या उसको जीत लिया जाता है तो उसके द्वारा नई टेरिटरी कैसे बनाई जाएगी, नई नई स्टेट का गठन कैसे होगा। तो एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नई स्टेट का गठन कैसे होगा, उसके संबंध में बताया गया है आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 नए राज्य के गठन के बारे में जानकारी देता है कि नए राज्य का गठन कैसे हो सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 जो है, दैट इज डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ द एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा अनुच्छेद 3 है वो ये बताता है कि हमारी जितनी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनसे यदि उनकी टेरिटरी में परिवर्तन करके, उनकी बाउंड्री में परिवर्तन करके, उनके द्वारा यदि कोई नई स्टेट हम फॉर्मेशन करते हैं तो वो कैसे एग्जिस्टेंस में आएगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था, बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था। इसी तरह से आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना। तो इस तरह से जब आपने देखा कि मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर बाउंड्रीज के अंदर परिवर्तन करके उनके अंदर से कुछ एरियाज, कुछ स्टेट्स को अलग करके नए राज्य बना दिए गए, तो ये जो नई स्टेट्स का गठन हुआ है एग्जिस्टिंग स्टेट से, इसके संबंध में बात करता है अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 किसके बारे में बताता है? एग्जिस्टेंट फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, नए स्टेट के गठन की बात करता है बाय अल्टरिंग द एरियाज एंड बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब जो स्टेट्स अभी एग्जिस्टेंस में हैं, जो अभी अस्तित्व में हैं, उन्हीं स्टेट्स की बाउंड्रीज में परिवर्तन करके, उनके एरियाज में परिवर्तन करके, कुछ एरियाज को अलग करके नई स्टेट का गठन कैसे होगा, इसके संबंध में आर्टिकल 3 बात करता है। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 4, यदि हम आर्टिकल 4 की बात करते हैं, अनुच्छेद 4 की बात करते हैं, तो ये बताता है लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आर्टिकल 2 ने क्या कहा था कि नई स्टेट का गठन कैसे होगा, आर्टिकल 3 ने क्या कहा कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनसे नई स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, उनके एरियाज में परिवर्तन करके नई स्टेट कैसे बनाई जाएंगी। तो यहाँ पे आर्टिकल 4 ये कहता है कि इसके संबंध में जो कानून है, आर्टिकल 2 और 3 के संबंध में जो कानून है, इसको बनाने का जो मेन वो है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट, मतलब इसका मतलब ये होगा कि इसके संबंध में जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल पार्लियामेंट के पास ही होगा।
ये सीधे साधे शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ। तो आर्टिकल 4 डील्स विद द लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। वो ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के संबंध में नए राज्यों के गठन करने के संबंध में यदि कोई नया कानून बनाना है या उसके अंदर परिवर्तन करना है एग्जिस्टिंग कानून के अंदर, तो ऐसी स्थिति में वो जो कार्य किया जाएगा वो केवल पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। नया कानून वो पार्लियामेंट ही एग्जिस्टेंस में ला सकती है। तो डैट इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 1 to 4। ये मैंने आपको पूरा का पूरा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया है। पार्ट 1 मैंने आपको बताया आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक सब सारे के सारे पार्ट 1 से संबंधित है और वो स्टेट्स और यूटीज की बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 2, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे राज्य बनेंगे, देश बनेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद जब देश और राज्य बनेंगे उसके अंदर आपके नागरिक आएंगे। तो पार्ट 2 डील्स विद द सिटीजनशिप। तो पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको यह कहा था कि वहाँ पे सिटीजनशिप की, नागरिकता की बात की गई है। और नागरिकता की बात करने के संबंध में आर्टिकल मैंने आपको बताए थे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 1 5 to 11 डील्स विद पार्ट 2। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपके पार्ट 2 से डील करते हैं। दे आर डिस्कसिंग अबाउट द सिटीजनशिप। वो नागरिकता संबंधी प्रावधानों की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग बताते हैं। आर्टिकल 5 की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बना था उस समय नागरिकता किस तरह से दी गई थी उसके संबंध में बात करता है अनुच्छेद 5। तो अनुच्छेद 5 डील्स विद द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 6 जो है वो कहता है राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान। जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस दौरान ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, मतलब क्या बोला, हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो उनकी नागरिकता का क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि जब वो पाकिस्तान से इंडिया जो लोग आए थे उन्हें इंडिया की नागरिकता दे दी गई है। तो उसके संबंध में प्रावधानों की बात करता है अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 डील्स विद द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ ए सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया। वो इंडिया के अंदर जो माइग्रेट हुए तो उनके प्रावधानों की बात करता है। यदि हम आर्टिकल 7 की बात करते हैं तो वो उसके विपरीत बात करता है। वो ये कहता है कि ऐसे लोग जब पाकिस्तान से भारत जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन इंडिया, जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे तो उनकी नागरिकता मतलब नेचुरली कि वो तुरंत ही समाप्त कर दी गई है। तो उसके संबंध में बात करता है आर्टिकल 7। अनुच्छेद 7 बात करता है। यदि अनुच्छेद 8 की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो 8 है वो डीम सिटीजनशिप की बात करता है। डीम सिटीजनशिप मतलब जो ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं और वो है भारत के नागरिक, तो उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधानों की बात आर्टिकल 8 करता है। इसी तरह से यदि हम देखेंगे आर्टिकल 9 जो है वो नॉन मतलब इंडियन, जो आपको पता है कि मतलब ऐसे लोग जो मतलब भारत से, आपको पता है कि भारत के अंदर एक सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। भारत के अंदर कभी भी दोहरी नागरिकता का नहीं दी जाती। इसका मतलब ये कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक था और उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, मान के चलो वो इंडिया से अमेरिका जाके रहने लगा और अमेरिका में जाकर उसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो नेचुरली कि इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी उसकी। तो ये बात करता है आर्टिकल 9। यदि हम आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो आर्टिकल 10 क्या कहता है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। वो उन अधिकारों की बात करता है कि आपके नागरिकता संबंधी जो अधिकार है वो कब तक कंटिन्यूएंस में रहेंगे। एंड आर्टिकल 11 लास्ट आर्टिकल जो इसका है, वो आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। इससे सिटीजनशिप से संबंधित जो नागरिकता संबंधी प्रावधानों से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल पार्लियामेंट का ही होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर जो आर्टिकल 4 था, लास्ट आर्टिकल, वो क्या कह रहा था, उसने ये कहा था कि देश के मतलब नए स्टेट बनाने के संबंध में जो प्रावधान है उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को होगा। सिमिलरली यदि आप पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 का जो लास्ट आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको बताया था 11 आर्टिकल है लास्ट, तो लास्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधानों, नागरिकता संबंधी कानूनों की जब हम बात करते हैं तो उससे संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल पार्लियामेंट के पास ही होगा। वो संसद ही बना सकती है इसके संबंध में कानून। तो ये आपको मैंने बताया पार्ट 2, 2 पार्ट मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा यदि हम पार्ट 3 की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था भी आपका देश बन गया पार्ट 1 के अंदर, उसके बाद देश के अंदर नागरिक आ गए पार्ट 2 के अंदर, इसके बाद मैंने आपको बताया था पार्ट 3 भाग 3 जो है, जैसे नागरिक आएंगे तो नेचुरली उन्हें अधिकार चाहिएंगे। तो जो भाग 3 है वो उनके अधिकारों की बात करता है। तो पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। पार्ट 3 जो है वो मौलिक अधिकारों की बात करता है। वो ये कहता है कि जो नागरिक है, जितने भी लोग हैं, उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। तो इसके बारे में आपको आर्टिकल कहाँ से आएंगे, नेचुरली कि जैसे पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको आर्टिकल बताया था 5 to 11, तो 11 के बाद आपका 12 आएगा। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके पार्ट 3 से डील करते हैं।
वो सारे के सारे आपके मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो भाग 3 आर्टिकल 12 टू 35 डील्स विद पार्ट 3 दैट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भाग 3 जो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है, तो आर्टिकल 12 जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल की बात करते हैं, तो वो सबसे पहले स्टेट की परिभाषा को बताता है कि यहाँ पे जो भी आप भाग 3 के अंदर जब अधिकारों की बात करोगे, तो राज्य जो वर्ड आएगा, राज्य जो शब्द आएगा, उसके अंदर क्या शामिल होगा, राज्य किसे कहा जाएगा। तो आर्टिकल 12 डिफाइंस द टर्म स्टेट। वो स्टेट की बात करेगा कि स्टेट के अंदर क्या क्या शामिल होगा। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट्स के अंदर जितनी भी सोवरेन अथॉरिटीज है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है, अदर अथॉरिटीज है, तो ये सारी की सारी स्टेट की परिभाषा में शामिल होंगी। तो उनके बारे में आर्टिकल 12 बताता है कि आर्टिकल 12 डिफाइंस द टर्म स्टेट, कि जब हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य के अंदर क्या क्या शामिल होंगे, कौन कौन सी अथॉरिटी शामिल होंगी, इसके बारे में आर्टिकल 12 बात करता है। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 13 पार्ट 3 के आर्टिकल 13 की जब हम बात करते हैं, तो वो ये कहता है कि ऑल द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स विल बी वाइड। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी कानून बनाए जाते हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन ना करता हो। यदि कोई भी स्टैट्यूट जो बनाया जाता है, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो नेचुरली वो कानून कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, वो वाइड माना जाता है। तो इसी के संबंध में आर्टिकल 13 बात करता है। तो आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स। इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स। यदि आप शुरू में देखेंगे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में ही आया था, उस समय यदि आप देखते हो, तो उस समय कुल मिला के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल मिला के 7 फंडामेंट बेसिक राइट्स ही थे, फंडामेंटल राइट्स थी। और यदि आज की बात करते हैं, तो देर आर ओनली 6। आज के टाइम में केवल 6 अधिकार आपको दिए गए हैं, पहले 7 हुआ करते थे ये राइट। आपको पता है कि उस समय राइट टू प्रॉपर्टी जो था, वो भी फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में शामिल था। तो आज के टाइम में आप जब देखते हैं, तो आज के टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इट इज ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो जो आर्टिकल जो जैसे मैंने आपको बताया पार्ट 3 के अंदर हमें फंडामेंटल राइट दिए गए, जो भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 से 35 तक जाते हैं। अनुच्छेद में मैंने आपको बताया, जो आपका जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12 है, वो स्टेट को परिभाषित करता है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसे कानून जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान का यदि वो उल्लंघन कर रहे हैं, लॉज इनकंसिस्टेंट यदि वो उल्लंघन कर रहे हैं, या फिर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब भाग 3 का ही उल्लंघन कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के विपरीत जा रहे हैं, तो नेचुरली ऐसे जो कानून है वो वाइड होंगे, वो माने नहीं जाएंगे, दे विल नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब शुरू में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था, उस समय तो कुल मिला के 7 फंडामेंटल राइट हमें दिए गए थे, परंतु एट प्रेजेंट देर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट एट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन अबॉलिश्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में हुआ करता था, उसे यहाँ से हटा दिया गया है। और वो पहले आपके आर्टिकल 31 में एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ध्यान रखना आपने, कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 31 जो था, वो आपके राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता था, वो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बताता था। बट नाउ इट इज नॉट नो मोर देन ए फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, नाउ इट इज ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब ये भाग 3 से हटाकर भाग 12 में आर्टिकल अनुच्छेद 300A के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो जैसा मैंने आपको बताया, राइट टू प्रॉपर्टी नाउ इट हैज बीन अबॉलिश्ड फ्रॉम द पार्ट 3। इसको पार्ट 3 से तो हटा दिया गया, और आर्टिकल 31 में पहले ये होता था, अब ये आर्टिकल 31 में नहीं है। अब इसको भाग 12 में ले गए हैं। भाग 12 के अंदर आर्टिकल है 300A। अब ये 300A के अंदर शामिल है, और इसको हटाया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा था, इसको भी आपने याद रखना है। इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द अमेंडमेंट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 44वां अमेंडमेंट जो संशोधन आया था, वो आपका 1978 में आया था। उसी के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। इसको भाग 12 में शिफ्ट कर दिया गया था, पहले ये 3 में होता था, आज के टाइम में ये भाग 12 के अंदर आर्टिकल 300A के अंदर शामिल है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि हम भाग 14 की आर्टिकल 14 की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, दैट प्रोवाइड्स अबाउट द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 आपको कानून के समक्ष मतलब इक्वलिटी की बात करता है। वो ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, कानून के समक्ष कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, whether it may be a ordinary person or it may be a president or it may be a prime minister, all are equal before the law।
कानून के समक्ष सभी समान हैं, सभी के साथ समान बिहेव किया जाएगा। तो ये कौन बता रहा है? ये आपको अनुच्छेद 14 बताता है। इसके अलावा यदि आप अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 की बात करते हैं, इट प्रोहिबिट्स एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो भाग 3 का आर्टिकल 15 जो है, वो किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की बात करता है। वो ये कहता है कि इनमें से किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कौन से आधार बताए गए हैं? धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर मतलब आपकी जाति के आधार पर, आपके सेक्स के आधार पर, सेक्स मतलब आपके लड़का या लड़की होने के आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ आपके जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपको अनुच्छेद 15 कहता है। इसके अलावा यदि आप आर्टिकल 16 की बात करते हैं, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, दैट प्रोवाइड्स इक्वलिटी इन द केसेस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वो आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब्स के संबंध में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। वो ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में सबको बराबर के मौके दिए जाएंगे। उसके संबंध में वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने आपको आर्टिकल 15 के अंदर बताया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन्हीं आधारों पर ये कहा गया है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में यदि कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो मौके हैं सबको बराबर के मिलेंगे। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आपका अनुच्छेद 16 कहता है। बट स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड। आपको पता है कि आर्टिकल 16 के अंदर कुछ अलग से आपको पार्ट जोड़ दिए गए हैं। आर्टिकल 16 के अंदर क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3 एंड क्लोज 4 जोड़े गए हैं, जिसके द्वारा आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिए गए हैं। आपको पता होगा कि वुमेन के संबंध में कुछ स्पेशल प्रावधान बनाए गए हैं, इवन बच्चों के संबंध में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। तो वो और या फिर ईडब्ल्यूएस के संबंध में आपको स्पेशल वो दिया गया है। तो वो चीज़ आप मतलब यहाँ पे अलाउ है। तो अनुच्छेद 16 जो है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन द केसेस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 17, यदि हम अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, तो वो अनटचेबिलिटी के अबोल्यूशन की बात करता है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। वो ये कहता है कि किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को मतलब कहीं भी माना नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको दंडित किया जा सकता है। वही जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि ये तो छोटी कास्ट का है, ये बड़ी का, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं बता सकते। किसी को किसी की कास्ट के आधार पर उसको छोटा नहीं दिखा सकते। यदि आप ऐसा करते हो तो आप कहीं न कहीं अपराध कर रहे हैं। ये आर्टिकल 17 के अंदर अपराध की कैटेगरी में आता है। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 जो है वो किसी भी प्रकार के टाइटल का अबोल्यूशन करता है। टाइटल कौन से? जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उस समय लॉर्ड, वाइसरॉय सर वगैरह की उपाधियाँ दी जाती थी। वो उपाधियों का अंत कर दिया गया। आज के टाइम में इस तरह की कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो आपके वीरता संबंधी पुरस्कार हैं, वो तो आपको दिए जा सकते हैं। परंतु यहाँ पर इस तरह की उपाधि जैसे सर, वायसराय वो जो उपाधियाँ दी जाती थी वो उनका अंत कर दिया गया है। तो आर्टिकल 18 अबॉलिशेस द टाइटल्स। तो ये आपको आर्टिकल 18 की बात करता है। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 19, यदि हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, दैट इज गारंटीज टू ऑल द सिटीजन 6 टाइप्स ऑफ राइट्स। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 हर नागरिक को 6 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 मैंने आपको क्या बताया? जितने भी नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको 6 प्रकार के अधिकार देता है। कौन से 6 प्रकार के अधिकार देता है? ये आपके आर्टिकल 16 के अंदर क्लोज ए से लेकर क्लोज दी जी तक शामिल हैं। आर्टिकल 19 क्लोज ए से लेकर क्लोज जी तक 6 प्रकार के अधिकार देता है। पहले ये अधिकार 7-7 प्रकार के हुआ करते थे। ये स्वतंत्रता 7 प्रकार की हुआ करती थी। परंतु आज के टाइम में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है अनुच्छेद 19 के द्वारा। कौन-कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? जब अनुच्छेद ए की बात करते हैं तो वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता देता है। वो ये कहता है कि आपको अपनी बात को अभिव्यक्त करने की और उसको आपको बोलने की पूरी आज़ादी है। आप इसका क्लोज भी कहता है फ्रीडम ऑफ टू असेंबल पीसफुली। आप किसी भी प्रकार की असेंबली यदि वो शांतिपूर्ण ढंग से बनाई जा रही है और बिना किसी आर्म्स के बनाई जा रही है, आर्म्स वीपन्स वगैरह कोई हथियार लिए बिना बनाई जा रही है, तो आप इस प्रकार की असेंबली का गठन कर सकते हैं। क्लोज सी कहता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप किसी भी प्रकार के एसोसिएशन या यूनियन, जैसे आपने ट्रेड यूनियन वगैरह सुना होगा, तो उसको बनाने की आपकी पूरी स्वतंत्रता है। क्लोज डी फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप पूरे भारत के अंदर कहीं भी मूवमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ध्यान रखे चलना, आपको कोई रोक नहीं सकता इसके लिए। तो ये आपको स्वतंत्रता 19 क्लोज डी के द्वारा दी गई है। इसी से संबंधित आपको पता है मेनका गांधी का जो केस था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, वो इसी से संबंधित था। क्योंकि मेनका गांधी की स्वतंत्रता, जो मूवमेंट की स्वतंत्रता थी, उसके ऊपर रोक लगाने की बात की गई थी कि उनका जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया गया था।
तो इससे संबंधित आपको याद रखना है, मेनका गांधी का जो वाद था वो इसी से संबंधित था। इसके बाद आप आते हैं कि 19 क्लोज ई की जब आप बात करते हैं तो फ्रीडम टू डिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया। भारत में जाते हुए आप कहीं भी मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं, आप वहां पे जाके कहीं भी जाके आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं पूरे देश के अंदर कहीं भी। वो आपकी इच्छा है। उसके बाद जब अब 19 क्लोज ऐप की बात करते हैं तो वो राइट टू फ्रीडम टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता था। आपको मैंने बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि आर्टिकल जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स के जो आपके आर्टिकल है उसके अंदर आर्टिकल 31 और 19 का क्लोज एफ, ये दोनों के दोनों आपके राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते थे। वो आपको फंडामेंटल राइट्स के देते थे कि आपको अपनी संपत्ति रखने का पूरा अधिकार है। परंतु आज के टाइम में जो राइट टू प्रॉपर्टी है, फ्रीडम टू प्रॉपर्टी है, इनको हटा दिया गया है। तो इसके हिसाब से यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 क्लोज एफ, इन दोनों को हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 19 क्लोज एफ, जैसे कि मैंने इसमें ओमिटेड लिखा हुआ है, इसको हटा दिया गया है। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 19 क्लोज जी, वो कहता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड और ऑक्यूपेशन। आप अपनी मर्जी का कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड जो सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ध्यान रख के चलना। यदि आप कोई भी लीगल ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, आपको करने की पूरी आज़ादी है। आपको कोई रोक नहीं सकता, उसके अंदर कोई बाधा नहीं डाल सकता यदि आप वो लीगल ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको 19 आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रकार की फ्रीडम बताई है। ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19। और ये जनरली जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम में आर्टिकल 19 पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लिए। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। 19 के अंदर मैंने आपको 6 तरह की फ्रीडम बताई है। कौन कौन सी फ्रीडम बताई है? ए से लेकर जी तक आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको बोलने की पूरी आज़ादी है। बोलने के बाद आपको असेंबल होने की पूरी आज़ादी है, असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स। उसके बाद मैंने बताया टू फॉर्म एसोसिएशन। असेंबल होने के बाद आप क्या करेंगे? एक एसोसिएशन बनाएंगे। और जब एसोसिएशन बनाएंगे, नेचुरली एसोसिएशन बनाकर आप कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे तो फ्रीडम टू मूवमेंट आपका डी में आ जाएगा। मूव करते करते जैसे जहाँ भी गए आप, वहाँ पे आपका मन करेगा वहाँ रहने का, तो आपने याद रखना है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर। वहाँ पे जाके आपको रहने का पूरा अधिकार है। और जैसे ही वहाँ पे जब आप रहने लगेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की बात आएगी, तो प्रॉपर्टी का इन्होंने राइट हटा दिया, आपको याद रखना है। तो ई के बाद एफ हटा दिया गया है। परंतु वहाँ पे जाके आप अपनी मर्जी का कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर पाएंगे, तो वो आपका जी में आएगा। तो आपको इस तरह से 6 की थे फ्रीडम याद रखनी है। कौन कौन सी बताइए मैंने आपको? फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबसे पहले बोलने की आज़ादी। बोलेंगे तो नेचुरली कि आप असेंबली फॉर्म करेंगे। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, असेंबली दैट मस्ट बी पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। उसके बाद मैंने बताया फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आपका सी में आ गया। अब एसोसिएशन या यूनियन बनाया, आप घूमने चले गए, नेचुरली तो फ्रीडम टू मूवमेंट एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी जाके आपको घूमने की आज़ादी है। इसके बाद मैंने आपको बताया जब घूमते घूमते आप चले गए कहीं भी जाके, तो फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया। पे आप घूमते घूमते कहीं पहुंच गए, नेचुरली वहाँ पे आपको रहने का मन करेगा, रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, वो ई में आ गया। ई के बाद मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जब रहेंगे तो आपको पैसा चाहिए, तो राइट टू प्रॉपर्टी वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आपको याद रखना है कि एफ वाला हटा दिया गया है। और एफ के बाद आप जब पैसा नहीं होगा तो नेचुरली आपको ट्रेड करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट मस्ट बी लीगल, तो वो करने की पूरी आज़ादी होगी कहाँ पर? 19 क्लोज जी के अंदर। तो इस तरह से आपको 19 की 6 फ्रीडम आपको याद रखनी है। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। यदि इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 20 दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। जो ऑफेंसेस होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनके संबंध में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन मतलब उन्हें कुछ मतलब वो दे रहा है छूट, मतलब उन्हें सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन सी प्रोटेक्शन है? जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी जितने भी ऑफेंडर्स होते हैं, वो मतलब उनके संबंध में यहाँ पे 3 तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। जैसे कि 20 क्लोज 1, 20 क्लोज 2 और 20 क्लोज 3। 20 क्लोज 1 के अंदर आपको ये बताया गया कि आपके ऊपर जो कानून है वो एक्सपेक्ट फैक्टो लोग मतलब जो होते हैं, वो कभी नहीं लगाए जाएंगे। जैसे कि मान के चलो आपने आज चोरी करी और आपने जो चोरी करी है उसके लिए सजा आज 3 साल की है, और मान के चलो कुछ दिनों बाद एक नया कानून आता है जिसके अंदर सजा बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। तो आपने जिस समय अपराध किया है उस समय जो सजा है उस अपराध के लिए आपको वही सजा दी जाएगी। आगे आने वाले कानून में जो सजा यदि बढ़ा के दी गई है तो वो सजा आपको नहीं दी जाएगी। तो वो आर्टिकल 20 क्लोज 1 कहता है। 20 क्लोज 2 की जब आप बात करते हैं तो 20 क्लोज 2 आपको डबल जियोपार्डी की बात करता है कि मतलब आपको एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता।
तो वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो 20 क्लॉज़ 2 प्रोवाइड्स अबाउट द डबल जेओपार्डी। इफ वी टॉक अबाउट द 20 क्लॉज़ 3 दैट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये 20 क्लॉज़ 3 बात करता है। तो आपको याद रखनी है कि 20 जो आर्टिकल 20 है, वो कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के संबंध में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि आपको मतलब ऐसे कानून के द्वारा दंडित कभी नहीं किया जाएगा जो बाद में एग्जिस्टेंस में आया है। पहला बताया मैंने, 20 क्लॉज़ 2 में एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। 20 क्लॉज़ 3 के अंदर आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद जब आप बात करते हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दैट नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जब तक कि उसके ऊपर कोई कानून संबंधी प्रोसीजर ना हो उसको वंचित करने से संबंधित। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो किसी व्यक्ति ने कोई मर्डर किया है और उसको पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं, तो नेचुरली वो ऐसा कर सकते हैं और उसको जज जो है वो मृत्युदंड तक की सजा दे सकता है। आपको पता है मर्डर के लिए सजा मृत्युदंड की है। नेचुरली वहां पे तो वंचित किया जा सकता है, परंतु जनरली आप देखेंगे तो यदि कोई व्यक्ति किसी को मतलब ऐसे ही किसी को मारे, कोई मतलब गलत तरीके से, नेचुरली वो ऐसा नहीं कर सकेगा। तो आर्टिकल 20 क्या प्रोवाइड कर रहा है? दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपकी व्यक्तित्व स्वतंत्रता, व्यक्तित्व की जो स्वतंत्रता है और आपके जीवन की जो स्वतंत्रता है वो आपको प्रोवाइड करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके संबंध में कोई कानूनी प्रोसीजर उसके संबंध में ना कहे। तो ये आपको आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा वाइड है। इसके अंदर वो सब चीजें आ जाती है जो आपके जीवन के लिए जरूरी है। वो ये कहता है कि आपको जीवन को जीने के लिए, जैसे कि आपको हेल्थ भी ज़रूरी है, आपको मतलब जीवन के लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, वो सब प्रोवाइड करवाई जाएगी राज्य के द्वारा। मतलब आपको आपके जीवन को जीने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। नेचुरली कि जीने का मतलब ये केवल ये नहीं है कि आप जानवर की तरह जीवन जी रहे हैं। जीने का मतलब मीन्स यू मस्ट लिव लाइक, मतलब विथ ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ। आपको जीने के लिए जो फैसिलिटी ज़रूरी है, वो आपको राज्य के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये आपको बताता है कि आपको जीने की पूरी स्वतंत्रता है अपने हिसाब से जीवन जीने की। तो आर्टिकल 21 प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है जिसको अरेस्ट करने की बात की गई है। मीन्स यदि मान के चलो पुलिस वाले किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने आते हैं, तो ये उन पुलिस वालों की वो बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो उसका उसका कारण बताए कि वो क्यों अरेस्ट करने आए हैं, उसको अरेस्ट वारंट दिखाए। इवन यदि वो किसी महिला को अरेस्ट करने आते हैं तो वहाँ पे एक महिला कांस्टेबल होनी जरूरी है। और किसी भी महिला को सन सेट के बाद और सनराइज से पहले कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो ऐसे कुछ अधिकार हैं जो किसी भी अरेस्टेड पर्सन को प्रोवाइड किए गए हैं। मान के चलो किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके घर वालों को उनकी जानकारी देनी होगी। उसको अपने पसंद को वकील करने का पूरी आज़ादी दी जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो आप देखेंगे जो अरेस्टेड पर्सन को या डिटेन पर्सन को दिए जाते हैं, जो आर्टिकल 22 के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 23 एंड 24, यदि हम आर्टिकल 23 या 24 की बात करते हैं तो ये एक तरह से आपके ट्रैफिकिंग से संबंधित है, या जो मतलब ये कहेंगे कि वहाँ पे वो एक्सप्लॉयटेशन के विपरीत अधिकार बताए गए हैं कि वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता। यदि आर्टिकल 21(3) की बात करते हैं तो दैट प्रोवाइड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग। यदि किसी भी व्यक्ति के संबंध में जो आपने सुना होगा तस्करी की जा रही है, लोगों आदमियों को बेचा जा रहा है, मतलब उनको फोर्स मतलब कहते हैं ना फोर्स्ड लेबर करवाई जा रही है उनके साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ना उसको प्रोहिबिट किया गया आर्टिकल 23 के द्वारा। और इसी तरह से जब आर्टिकल 24 की बात करते हैं तो वहाँ भी आपके बच्चों के संबंध में अधिकार दिए गए हैं। उनके अंदर ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे को किसी भी हजार्डस इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, उसके अंदर उनको मतलब नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से जब देखेंगे तो आर्टिकल 23 और 24 वो एक्सप्लॉयटेशन के संबंध में अधिकार आपको देता है। यदि हम आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक की बात करते हैं तो ये आपके धर्म से संबंधित अधिकारों की बात करता है। दैट इज प्रोवाइड द फ्रीडम फॉर द रिलीजन।
तो आर्टिकल 25 की जब हम बात करते हैं तो 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड प्रोफेस एनी टाइप प्रैक्टिस यानी रिलीजन। आपको अपनी मर्जी के किसी भी धर्म को मानने का, उसको प्रोपेगेट करने का, फैलाने का, उसको प्रैक्टिसाइज करने का पूरा अधिकार है। यदि हम आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो आर्टिकल 26 प्रोवाइड द फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। आपके अपने धार्मिक आधार पे जो भी रिलीजियस अफेयर्स है, जो भी आपको धर्म से संबंधित जो भी अफेयर करने हैं, आपको उसको करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 27 फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, कि यहाँ पर वो ये कहता है कि किसी भी आपको अपने धर्म को यदि बढ़ाने के लिए कोई आप टैक्स वगैरह पे करते हैं तो उससे संबंधित स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 वो फ्रीडम फॉर अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, वो फ्रीडम वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को संबंधित फ्रीडम को बात करता है। यदि हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं, यहाँ तक तो मैंने बताया 25 से लेकर 28 तक ये सारे के सारे धर्म के संबंधित अधिकार थे। यदि हम 29 और 30 की बात करते हैं तो वो कल्चरल या एजुकेशनल राइट की बात करता है। 29 की बात करते हैं तो 29 कहता है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, वो माइनॉरिटीज के अधिकारों के प्रोटेक्शन की बात करता है कि यदि कोई किसी भी देश में, जैसे हमारे देश में माइनॉरिटी हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कदम उठाए जा सकते हैं उनके द्वारा। तो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 बात करता है। आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन, उस माइनॉरिटीज को बढ़ाने के लिए, उस माइनॉरिटीज के अधिकारों के लिए आप किसी भी प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया 29 और 28 जो 29 और जो 30 है, वी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करते हैं। यदि हम आर्टिकल 31 की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था, इसको हटा दिया गया हमारे यहाँ से और उसको 300A के अंदर आपको ले गए हैं, वो आर्टिकल पार्ट 12 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। अब नाउ इट इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपको याद रखना आर्टिकल 31 जो है वो हटा दिया गया है। इसके अलावा जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं, दैट प्रोवाइड्स रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये एक तरह से आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वो ये कहता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स का यदि आपका वायलेशन होता है, जो फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 तक जो मैंने फंडामेंटल राइट आपको बताए हैं, यदि उनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो ऐसी स्थिति में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर अपील रिट फाइल कर सकते हैं। रिट के थ्रू आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर। इसके लिए आपको मैंने बताया आर्टिकल 32 जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट करने का रिट 5 तरह की रिट प्रोवाइड की गई है, उसको दायर करने का पूरा अधिकार देता है। वो रिट के बारे में आपको मैं एक अलग से आपको वीडियो फॉर्म करने वाली हूँ। यदि हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के लिए आपका अनुच्छेद 226 चलेगा। तो आर्टिकल 226 के अंदर आप सीधे हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली रिट डालने का पूरा अधिकार दे रहा है इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली रिट के थ्रू जा सकते हैं। तो ये एक तरह से आपका मतलब क्या कह सकते हैं कि गार्जियन, मतलब ये एक तरह का फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन के रूप में कार्य करता है आर्टिकल 32 दैट प्रोवाइड्स रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। यदि हम बात करते हैं 33, 34 और 35, ये आपके कहीं ना कहीं कोर्ट से बाहर है क्योंकि ये जनरली आपके आर्म्ड फोर्सेस या उनकी बात कर रहे हैं। तो ये आपको मतलब नहीं भी करेंगे तो आपके चलेंगे। तो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज या मार्शल लॉ की बात करते हैं कि भाई जब आर्म्ड फोर्सेज होते हैं, आपको पता होगा कि एयर फोर्सेज जो होते हैं, एयर नेवी और जो आपके जो इनके जो मेंबर होते हैं, इनके ये जो फंडामेंटल राइट हमें जो सामान्य नागरिक को दिए जा रहे हैं, ये सब फंडामेंटल राइट्स उनसे लिए जा सकते हैं। तो उसके संबंध में ये बात करते हैं। और यदि हम 33 की बात करते हैं तो ये मार्शल लॉ की बात करते हैं कि हमारे यदि किसी देश के अंदर मार्शल लॉ सेना का कानून लगा दिया जाता है तो वहाँ पे वहाँ के जो जितने भी नागरिक होते हैं उनसे फंडामेंटल राइट लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे 33, 34 और 35 ये उन्हीं से संबंधित है, आर्म्ड फोर्सेज या मार्शल लॉ से संबंधित है। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किए हैं। तो ये आपको मैंने पूरे के पूरे पार्ट 3 के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको 3 पार्ट मैंने पूरे बताए हैं। पार्ट 1 आपकी स्टेट्स ऑफ ड्यूटीज की बात कर रहे थे, पार्ट 2 आपके सिटीजनशिप की बात कर रहे थे जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 थे। उसके बाद मैंने आपको पार्ट 3 बताया फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये पूरे के पूरे 3 भाग जो आपके इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले देश आया, देश के अंदर फिर नागरिक आए और नागरिक जैसे आए तो उनको सारे फंडामेंटल राइट दिए गए। तो इस तरह से आपको तीनों के तीनों भाग याद हो गए होंगे। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप इसे बार बार सुनिए, और यदि कोई फिर भी डाउट है देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.